हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 9 का चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है नाजिज़म्स एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो बेसिकली देखिए इसमें हुआ क्या था। अगर हम सबसे पहले समझें कि नाजिज़म्स क्या है, तो जर्मनी के अंदर दो रिलीजियस ग्रुप्स थे वहाँ पे। एक था नाजिस और एक थे जूइश। तो जो नाजीज़ और जूइश थे वो दोनों एक रिलीजियस ग्रुप थे जो जर्मनी के अंदर बहुत टाइम से डिसाइड करते हुए आ रहे थे, रह रहे थे वहाँ पे। अब हुआ क्या था वहाँ पे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब जर्मनी हार गई थी तो उसके ऊपर हैवी फाइन लगाया गया था अपोनेंट कंट्रीज़ की तरफ से। ठीक है, तो जो अपोनेंट कंट्रीज़ जो थी उन्होंने इतना ज़्यादा फाइन लगा दिया था जर्मनी के ऊपर कि जर्मनी वर्स्ट सिचुएशन में अपनी जा चुका था। जब हम पढ़ेंगे तो हम पता चलेगा कि कितना एक्सेस उन लोगों को पे करना ही पड़े थे, कितना ज़्यादा फाइन्स उनको पे करना पड़ा था। हद में ज़्यादा उन लोगों को प्रेशराइज करा गया था उस टाइम पे चीज़ों को पे करने के लिए। इनफैक्ट जर्मनी का उस टाइम पे अपने फ़ाइन पे करते करते पूरा उस कंट्री का जितना भी गोल्ड रिजर्व था वो सारा ख़त्म हो चुका था। कोई पैसे भी नहीं बचे थे उनके पास। ठीक है, तो बहुत ख़राब सिचुएशन आ गई थी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था, बेसिकली जर्मनी के अंदर जो सब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, जर्मनी के वहाँ पे मोनार्की सिस्टम चलता था। वहाँ पे राजा थे एक अपने वहाँ के, जिनका नाम था कैसर विलियम। तो बेसिकली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब जर्मनी हार गई थी तो उन्होंने अपना ताज वहाँ पे अपनी कुर्सी छोड़ दी थी। एंड उसके बाद वहाँ पे डेमोक्रेसी आ गई थी। तो जब डेमोक्रेसी आई थी तो डेमोक्रेसी को आने के बाद उन्हें देश चलाने में बहुत मेहनत लग रही थी। क्यों लग रही थी? क्योंकि जब वो हार रहे थे तो उसी टाइम पे अपोनेंट कंट्रीज़ ने उनके ऊपर फ़ाइन लगा दिए थे, जिसको जो डेमोक्रेसी में जो पार्टी आई थी तब पावर में, उसको वो चीज़ें रीपे करनी पड़ रही थी। ठीक है, तो ये एक सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ था, जब डेमोक्रेसी आ गई थी तो थोड़े टाइम के बाद वहाँ पे जो हिटलर था, बेसिकली वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आर्मी में ही एक पर्सन था। ठीक है, तो अब क्या हुआ था, जो हिटलर था उसने लोगों को देखा, उनकी प्रॉब्लम्स देखी और लोगों को ये भरोसा दिलाया कि आप लोगों की जितनी भी प्रॉब्लम है या जर्मनी की जितनी ख़राब सिचुएशन हो गई है उसको मैं रिस्टोर कर सकता हूँ। बहुत अच्छा उसने सब लोगों के बीच में अपना एक पकड़ बना ली थी, जिस वजह से उसने बहुत अच्छा आगे उसको बहुमत से वो आया था। लाइक उसको मैक्सिमम वोट्स मिले थे उसको इलेक्शन में, एंड देन वो पावर में आ चुका था वहाँ पे। तो जब वो पावर में आया था तो उसके बाद धीरे धीरे हिटलर ने अपनी कुछ चीज़ें फिर वो ऐसी स्टार्ट कर दी थी कि उसके बाद उसने बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन वो रिलीजियस बेस पे ले आया था। एंड ही जस्ट डिड एवरीथिंग वर्स टू द जर्मनी। तो उसके बाद भी जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि जब वो आया था तो उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हिटलर वॉज प्रेजेंट इन द जर्मनी, ही वॉज लीडर ऑफ द जर्मनी। बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी वो हार गई थी, जर्मनी बहुत बुरी तरीके से हारी थी। एंड हिटलर डाइड हिमसेल्फ, मतलब ही जस्ट शॉट हिमसेल्फ विद हिज गन। ठीक है, तो ये हम चीज़ आगे इसमें पढ़ेंगे। तो अब अगर मैं चैप्टर की बात करूँ तो चैप्टर यहाँ पे बेसिकली एक ऐसे जर्मन बॉय की स्टोरी बताते हुए स्टार्ट होता है बैकग्राउंड में, जिसका नाम है हेलमुथ। तो हेलमुथ बेसिकली यहाँ पे ये बताना चाह रहा है हमें 1945 में बहुत ख़राब सिचुएशन थी। हिटलर मतलब वर्ल्ड वॉर भी चल रही थी, हिटलर अपनी पीक पे था पावर में। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि उनको एक ख़राब जस्ट बिकॉज कि वो एक जूइश थे एंड हिटलर जस्ट वांटेड कि जर्मनी के अंदर सिर्फ नाजीज़ रहने चाहिए। वाई? बिकॉज ही थिंक कि जो नाजीज़ होते हैं दे आर दी प्योर ब्लडेड पीपल या प्योर ब्लडेड जर्मन्स होते हैं वो। लाइक ही बिलीव कि जर्मनी में फ्रॉम दी वेरी स्टार्ट नाजीज़ यूज टू रिसाइड, जूइश जो थे वो बाद में आए थे। एंड ही बिलीव कि वही प्योर है एंड ही हेटेड द जूइश। तो इस वजह से जब उसने वो पावर में आया था ना, तो उसके बाद उसने बहुत ज़्यादा जूइश को हेट करना, वो वैसे भी करता था बट अब उसको एक पावर मिल गई थी तो जिस वजह से वो अब जूइश को एक्सट्रीमली उसने परेशान करा था। ठीक है, तो ये उसी स्टोरी को यहाँ पे बताता है। वो बता रहा है कि 1945 में क्या हुआ कि जो हेलमुथ था उसने अपने पेरेंट्स को बात करते हुए सुना कि बहुत ख़राब सिचुएशन जो वहाँ पे होती आ रही थी उसको लेके डिस्कस करते हुए हेलमुथ ने सुना। उसके जो फादर थे वो अच्छे फिजिशियन थे। ठीक है, फिजिशियन बेसिकली एक डॉक्टर का ही वो होता है।
तो फिजिशियन थे और वो यहाँ पे बता रहे कि उसकी जो पूरी फैमिली थी उसका मरने का समय पास आ रहा था। तो मतलब जो उसकी मदर थी वो ये सोच रहे थे कि क्या हमें सबको एक साथ सुसाइड कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम जो जर्मन्स हैं या जो आर्मी पीपल है, अगर ये लोग हमको लेके जाएंगे तो हमारे साथ बहुत बुरा सलूक ये लोग करेंगे, अगर हमें मरना है तो हम सुसाइड करके मर जाते हैं। ऐसा उसके पेरेंट्स डिस्कस कर रहे थे। तो उसके फादर ने बोला कि नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, जो अलाइज हैं, ठीक है, वो जितना भी अब मैटर जो ख़राब चल रहा था वहाँ पे उसको संभाल, मतलब उनके साथ लड़ाई चल रही है, ठीक है। जो अलाइज पावर जो होगी ना, अब जब आप आगे पढ़ोगे, अभी तो ये बैकग्राउंड में है, तो अभी हम सीधा समझते हैं कि जो अलाइज पावर थी ना, बाद में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब जर्मनी हार गया था, तो जितने एरियाज़ में जहाँ पे हिटलर ने कैप्चर कर रखा था ना लोगों को, उनको धीरे धीरे करके उन लोगों ने छुड़ाया था। एंड जितने भी जूइश लोग उसने बांध रखे थे अलग अलग गैस चैम्बर्स में, कंसंट्रेशन कैंप्स में, तो वहाँ से वो लोग उन्हें छुड़वाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बातें चल रही हैं। वो बता रहे कि अगले दिन जो हेलमुथ है वो जंगलों में गया घूमने अपने पेरेंट्स के साथ, अच्छे गाने गा रहा था। और जो हेलमुथ के फादर थे उसको पता चलता है बाद में कि उन्होंने अपने आप को ऑफिस में ही गोली मार ली थी। तो हेलमुथ को याद था कि उसके मतलब उसके फादर की जो यूनिफॉर्म थी कैसे वो जलाई गई थी, और मतलब क्या उसके फादर के साथ हुआ था, वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो चुका था इस चीज़ से, ठीक है। वो आने के बाद मतलब अगले 9 साल तक वो उसको समझ ही नहीं आया कि मुझे कैसे रिएक्ट करना है। वो ढंग से खाना तक नहीं खाता था। तो ये इतनी ख़राब उसको ट्रॉमेटिक सिचुएशन तक फील हुई थी, ठीक है। ही वॉज़ वेरी अफ्रेड, मतलब उसको ऐसा लगता था रात में कि किसी दिन ऐसा ना हो कि मेरी मदर जो है मुझे जहर दे दे खाने में। तो वो इस डर की वजह से खाना तक नहीं खाता था अपने घर में। ऐसा उसको क्यों लगता था, क्योंकि ऑब्वियसली उसने ऊपर अपने पेरेंट्स को डिस्कस करते हुए सुना था कि हमें सबको मर ही जाना चाहिए। तो उसको इस चीज़ का डर था और अपने फादर को लेके भी बहुत दुखी था वो, ठीक है। वो ये बता रहे कि जो हेलमुथ था उसको बेसिकली ये बात उसको नहीं समझ में आई कि जो उसके फादर थे वो नाजी थे और वो सपोर्टर थे एडोल्फ हिटलर के उस टाइम पे, ठीक है। तो उसको ये चीज़ रियलाइज़ नहीं हुई और उसको ये चीज़ें समझ भी नहीं आई, ठीक है। मैनी ऑफ यू विल नो समथिंग अबाउट दी नाजीज एंड द हिटलर। बहुत लोगों को बहुत कम पता होता है, ठीक है। तो ऐसे उन लोगों को भी नहीं पता था। और जर्मनी में बहुत ख़राब सिचुएशन थी। तो नॉट ओनली जूइश बट मैं ये बोलूँगी कि जो नाजीज़ भी थे ना, वो लोग भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज थे कि क्या चीज़ें जूइश के साथ हो रही थी। बिकॉज जो दोनों रिलीजियस कम्युनिटीज़ थी उनके बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन या दे नेवर फील एनी डिफरेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो ये एक सिचुएशन उनके साथ चल रही थी। तो जो लोग थे उनके जो फ्रेंड्स थे, रिलेटिव्स थे ना, वो लोग जूइश ही होते थे बेसिकली, क्योंकि जब दो ही रिलीजन होता है तो उन्हीं में सब लोगों के सारे कनेक्शंस होते ही हैं। तो ऐसे ही उन लोगों को बहुत ज़्यादा वो लोग भी ट्रॉमेटाइज थे, ठीक है। तो वो ये बता रहे हैं कि अब जब सिंपल सी बात अगर हम यहाँ पे ख़त्म करें इसको, तो ये बता रहे हैं कि जो जर्मनी थी वो बहुत अच्छी पावर थी, ठीक है। उसने हिटलर के टाइम पे इतनी अच्छी पोजीशन पे वो पहुंच चुका था कि भाई उसका जो एम्बिशन था हिटलर का, वो चाहता था कि मैं पूरा यूरोप को अपने कब्ज़े में कर लूँ। ऐसा हिटलर चाहता था, ठीक है। हमने सिर्फ यही सुना है कि भाई वो सिर्फ जूइश को ही मारता था, बट ऐसा नहीं है। वो मेन आइडिया उसका ये भी था कि वो पूरे यूरोप को कवर करना चाहता था। वो चाहता था कि जो जर्मनी ने इतने टाइम में जो हार या बुरी चीज़ें महसूस करी हैं उसको ख़त्म करते हुए मैं पूरा यूरोप ही कवर कर लूँगा, क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो अपोनेंट कंट्रीज़ थी वो बेसिकली सारी यूरोपियंस ही थी, ठीक है। तो इसलिए उसको एक चिढ़ थी उन चीज़ों से। अब ये बता रहा है जो मई 1945 में क्या हुआ था, जर्मनी जो था उसने अलाइज पावर जो थी उनको सरेंडर कर दिया था। एंड उसके वजह से जो हिटलर था और जो उसका मिनिस्टर था, प्रोपागेंडा मिनिस्टर था, मतलब पूरी फैमिली नहीं, बर्लिन एक जगह है, तो वहाँ पे एक बंकर में जाके इन लोगों ने अपने आप को गोली मार के इन्होंने सुसाइड कर लिया था। तो उसके बाद जो थी बेसिकली जो पूरी वॉर थी वो वर्ल्ड वॉर 2 जो थी वो उसके बाद पूरी ख़त्म हुई जाके, ठीक है। तो यही बता रहे हैं कि अब जो नाजीज़ जो थे, मतलब इस टाइम पीरियड में जब लड़ाई ख़त्म हुई, ठीक है, इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल जब बनी नर्मबर्ग में, तो उस टाइम पे प्रोसिक्यूट मतलब जब पूरा केस चला, इन चीज़ों को समझना चाहा, तो ये लोगों को उस टाइम पे ये कंक्लूजन मिला कि जो नाजीज़ थे
वो बेसिकली वॉर क्रिमिनल्स थे, ठीक है, या जो पीस के अगेंस्ट में जो क्राइम हो रहा था उसमें नाजीज़ का बहुत बड़ा हाथ था। तो ये चीज़ लोगों ने फिगर आउट करी थी, ठीक है, वॉर क्राइम या क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटीज़, ये सब चीज़ें उन लोगों ने चार्जेस लगाए नाजीज़ के ऊपर, ठीक है। तो जर्मन्स कंडक्टिंग ड्यूरिंग द वॉर स्पेशली दोज एक्शन विच केम टू बी कॉल्ड क्राइम अगेंस्ट द ह्यूमैनिटीज़। तो मतलब उसका मतलब सीधा सा यही है कि जितनी चीज़ें हुई थी उसका जो इम्पैक्ट था वो यही था कि हमने एक ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट पूरा का पूरा क्राइम करा है सब लोगों ने मिलके, और जिन्होंने अपोज नहीं करा हिटलर का वो भी सबसे बड़ा क्राइम था, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, वो ये बता रहा है अंडर द शैडो ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब बेसिकली समझते हैं कि हुआ क्या था, ऐसा क्या क्या उसने करा था जूइश लोगों के साथ। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात है, शायद जो जर्मनी था उसने काफ़ी ज़्यादा एक पूरी जेनोसाइड वॉर करी थी। जेनोसाइड का मतलब होता है कि लोगों को एक बड़ी मात्रा में एक साथ बहुत ज़्यादा लोगों को लेके मारना, ठीक है, मारना या ऐसे सिचुएशन क्रिएट करना कि उनकी डेथ हो जाए। तो जब आप ऐसा करते हो ना तो आप ऑटोमेटिकली वो एक एज अ मर्डर ही कर रहे हो। तो वो यही बताता है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी, जर्मनी हैज़ वेज्ड अ जेनोसाइड वॉर विच रिजल्टेड इन द मास मर्डर ऑफ द सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ द इनोसेंट सिविलियंस ऑफ द यूरोप, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो यूरोप में भी जो लोग थे ना वो भी बहुत सारा इनोसेंट ग्रुप था लोगों का जो मर गए थे। वो ये बता रहा है इसमें 6 मिलियन जूइश थे। तो मेन टारगेट उसका जो मारने का था, जो एक उसको चिढ़ थी अगर बात करी जाए कम्युनिटी को लेकर, रिलीजियस कम्युनिटी को लेकर, तो 6 मिलियंस लोगों को उसने मारा, ठीक है। 1 मिलियन पॉलिश सिविलियंस थे। पॉलिश मीन्स जो पोलैंड में रहते थे। 70,000 जर्मन्स थे हु वर कंसीडर्ड जो मेंटली या फिजिकली डिसेबल लगते थे, वो उनको भी नहीं रखता था, उनको भी मार देता था, ठीक है। और 2 लाख जिप्सीज भी उसने मारे थे। तो उसने जितने यूरोप में जो जितने भी लोग थे ना, जो चिढ़ उसको थी, तो उसने इतने सारे लोगों को मारा था, ठीक है, अलग अलग सिनेरियोस के चलते। अब हुआ क्या था, जो नाजीज थे ना बेसिकली उनका मतलब वो मतलब डायरेक्टली कभी भी किसी भी पार्टीज़ को या जूइश को वो नहीं मारना चाहते थे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम सीधा समझने की कोशिश करें आगे की बात, तो बहुत सारे किलिंग सेंटर्स भी बनाए हुए थे ऑशविट्स में। तो बेसिकली क्या था, ये ऐसे एरियाज़ थे, छोटे छोटे चैम्बर्स टाइप बना रखे थे जहाँ पे ऐसी गैसेस छोड़ी जाती थी कि जिसकी वजह से इंसान दम घुटने से ही मर जाए, ठीक है। और नुरेम्बर्ग जो ट्रिब्यूनल था उसमें क्या था, सेंटेंस ओनली 11 लीडिंग नाजी टू डेथ। तो जब ये पूरा केस निकल के आया ना, तो उसमें जो नाजीज कम्युनिटी पे जो लगाया गया था, दोष जो लगाया था या उन नाजी पीपल को लगाया था जो हिटलर का सपोर्ट कर रहे थे, उसके साथ थे लड़ाई में, ठीक है। तो उन लोगों को ऐसे 11 लोग थे जिनको डेथ सेंटेंस दिया गया था उस टाइम पे, ठीक है। अब क्या हुआ था, इसमें बहुत सारे जो थे उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी मिला, सिर्फ 11 ही थे जिनको डेथ की सज़ा मिली थी, डेथ पेनल्टी मिली थी, ठीक है। तो ये चीज़ें वहाँ पे हो रही थी। अलाइज डिड नॉट वांट टू बी द हार्श ऑन द डिफीट ऑफ जर्मनी एज दे हैड बीन आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब यहाँ पे वो ये बोलना चाहते कि अब जो इतनी ख़राब सिचुएशन ऑलरेडी जर्मनी के अंदर हो चुकी थी ना, इतने लोग ऑलरेडी मर चुके थे, इतने ख़राब सिचुएशन से लोग अभी निकल के आए थे, तो ऐसे केस में ना अलाइज पावर अब दोबारा से हार्श नहीं होना चाहती थी। अब ये यहाँ पे ना बहुत फोकस करना, वो ये कहती है, यहाँ पे लाइन लिखी है कि दे डोंट Allies did not want to be as harsh on the defeated Germany as they had been after the First World War। तो मतलब आप ये समझो यहाँ पे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कितना हार्श ये लोग हुए होंगे जर्मनी के साथ। तो अब ये लोग ऐसा कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ना ये चाहते थे, ठीक है। तो everyone came to feel that rise of the Nazi Germany could partially ट्रेस बैक द जर्मन एक्सपीरियंस एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब अगर आपको पूरा नाजी जर्मनी समझना है तो आपको पूरा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड तक जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं बर्थ ऑफ वाइमार रिपब्लिक का, ठीक है। अब वाइमार रिपब्लिक बेसिकली क्या होती है, वाइमार ना एक जगह है। अच्छा, अगर आप लोगों को अलाइज भी नहीं बताना तो उसको थोड़ा सा आप मेंशन कर लेना कि रशिया, ब्रिटेन एंड फ्रांस को मिला के अलाइड पावर है, तो उन्हीं को अलाइज भी बोला जा रहा है, ठीक है। एंड जब वर्ल्ड वॉर होगी ना आगे चल के, तो आपको पता चलेगा कि यूएसए भी अलाइड पावर को ज्वाइन कर लेगा, ठीक है।
और जो सेंट्रल पावर्स थी, जो जिस एरिया में जर्मनी खड़ा था, एरिया नॉट जोग्राफिकली, मतलब अगर मैं सेंट्रल पावर्स की बात करूँ या जर्मनी किस तरफ से लड़ रहा था, तो वो सेंट्रल पावर कहलाती थी, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की ये लोग पार्ट थे, ठीक है। बट एट दी एंड जीत दोनों बारी अलाइड पावर की होनी है, ये आपको पता होना चाहिए, वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो चाहे फर्स्ट हो, ठीक है। अब यहाँ देखो हुआ क्या था, वो ये बता रहा है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो मतलब जो जर्मनी था वो बहुत पावरफुल एम्पायर था, ठीक है। और 20th सेंचुरी की बात बता रहा है वो। 20th सेंचुरी से मतलब होता है जो 1900 का जो टाइम शुरू हुआ था वो 20th सेंचुरी है, ठीक है। वो ये बता रहा है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब लड़ाई हुई थी अलॉन्ग साइड द ऑस्ट्रियन एम्पायर एंड अगेंस्ट द एलाइज, वो बता रहा था कि जर्मनी की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑस्ट्रियन एम्पायर के साथ मिलकर उसने लड़ाई करी थी अलाइड पावर के अगेंस्ट में। अलाइड मीन्स यही इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, ऑल जॉइन द वार एंथुसियास्टिकली होपिंग टू गेन फ्रॉम अ क्विक विक्ट्री। तो भाई उस टाइम पे सबको यही था कि अगर हम लड़ाई करेंगे आपस में, क्यों कर रहे थे ये लोग, क्योंकि बेसिकली जो इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया था या जर्मनी था, ये लोग बहुत बड़ी पावर्स में बनते आ गए थे, ठीक है। और यहाँ पे जो मोनार्क्स थे ना बेसिकली बहुत पावरफुल हो चुके थे और उन्होंने कई एरियाज जो थे कैप्चर कर रखे थे। मतलब सिर्फ देखो ब्रिटेन नहीं था जिसने कब्जा करा था देशों पे, ठीक है। इनफैक्ट फ्रांस, रशिया, जर्मनी, इन सब ने अलग अलग देशों पे कब्जा कर रखा था, ठीक है। तो जिस देश पे कब्जा करते हैं उसको कॉलोनी बोलते हैं, कीप इन माइंड, ठीक है। तो अब वो ये बता रहा है कि इन सब ने किस उम्मीद में लड़ाई को ज्वाइन करा था कि भाई हम लोग सारे पावरफुल तो हैं ही, लड़ाई कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि हम में से भी और पावरफुल कौन है, ठीक है। लिटिल दे डिड रियलाइज, अब वो ये बताना चाह रहा है कि आगे देखो हुआ गया था कि जब लड़ाई खिंचती चली गई ना तो यूरोप को लगा, यूरोपियन कंट्रीज़ को लगा कि भाई हमारे सारे रिसोर्सेज तो इसमें जा रहे हैं, फ़ायदा मतलब रिजल्ट कुछ निकल के नहीं आ पा रहा, हम लड़े जा रहे हैं, हम अपना पैसा भी खर्च कर रहे हैं, सारी चीज़ें खर्च कर रहे हैं, ठीक है। अब स्टार्टिंग में क्या होता है, लड़ाई के स्टार्टिंग में जो जर्मनी था उसने इनिशियल टाइम में अच्छा उसको वो हो गया था क्योंकि उसने फ्रांस और बेल्जियम को ऑक्यूपाई कर लिया था उस टाइम पे, ठीक है। अब हुआ क्या था, फ्रांस बेसिकली अलाइज पावर के साथ था ना, तो उसने फ्रांस और बेल्जियम पे कब्जा कर लिया था। अब क्योंकि ये लोग हार रहे थे तो उस टाइम पे इनको ज्वाइन करने आया था, या इन लोगों ने बुलाया था यूएसए को ज्वाइन करने के लिए। तो यूएसए के आने के बाद ना अलाइड पावर और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गई, मतलब उनकी ताकत बढ़ गई, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे यूएसए ऑलरेडी इंडिपेंडेंट हो चुका था, यूएसए वॉज ए इंडिपेंडेंट कंट्री और बहुत अच्छी सिचुएशन में थी, ठीक है। तो इसीलिए यूएसए ने जब ज्वाइन करा तो उनको बहुत अच्छी पावर मिल गई और फिर 1917 में ये लोग जीत गए और जो जर्मनी था वो हार गया था, डिफीटिंग द जर्मनी एंड द सेंट्रल पावर। सेंट्रल पावर मैंने अभी बताया आपको कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ये वाला जो पार्ट था, टर्की वाला, ये सब आता था, तो उसमें जर्मनी हार गया, ठीक है। 1918 की बात बता रहा है। अब उसमें हुआ क्या, हारने तक दिक्कत नहीं थी, दिक्कत थी अब क्या हुआ, जब ये लोग हार गए ना तो हारने के बाद यहाँ पे कीप इन माइंड कि जैसे ये लोग हारे थे इस टाइम तक मोनार्क था जर्मनी में, ठीक है। जो मोनार्क थे उनका नाम था कैसर विलियम। तो बेसिकली अब इसके बाद कैसर विलियम अपनी गद्दी छोड़ देंगे और वो वहाँ से मोनार्क सिस्टम खुद ही ख़त्म हो जाएगा। अब जब मोनार्क जाता है तो क्या होता है, देश तो चलाना है, तो चलाने के लिए क्या आएगी, डेमोक्रेसी आती है, सबको डेमोक्रेसी चाहिए उसके बाद, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जो इम्पीरियल जर्मनी था, मतलब जो पुराना जर्मनी था या जो राजा के टाइम का जो जर्मनी था वो हार चुका था और जो एम्परर था वो भी चले गए थे। अब क्या हुआ था, इस वजह से अब जो जर्मन पॉलिटिक्स थी या जो जर्मनी था वहाँ पे अब पार्लियामेंट और पार्टीज़ बनाने का सिस्टम आया। तो नेशनल असेंबली मीटिंग हुई थी वाइमार में। वाइमार बेसिकली एक जगह का नाम है, ठीक है। वाइमार में हुई थी और यहाँ पे डिस्कस इन्होंने क्या करा कि हमें डेमोक्रेसी लानी है और एक फेडरल स्ट्रक्चर आएगा। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि भाई डेमोक्रेसी आती है और उसमें जो नीचे अदर स्टेट्स होते हैं ना उनमें छोटी छोटी सरकार होती है। जैसे अभी आप देखो आपके यहाँ क्या है कि सेंटर में सरकार है अभी बीजेपी की, लेकिन जो हर स्टेट्स हैं उनमें अलग अलग छोटी छोटी गवर्नमेंट्स जो हैं वो मतलब बाकी गवर्नमेंट के अलग अलग एरियाज़ हैं जिनमें वो काम करते हैं, वो होता है फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब वो ये बता रहे जो डिस्प्यूट्स था वो उसमें अब हो क्या रहा था कि अब हो रहा था इलेक्शन। तो इलेक्शन में प्रॉब्लम कहाँ है कि देखो जो जर्मन पार्लियामेंट है जिसका नाम है राइक्सटैग बोलते हैं उसको, ठीक है। उसने क्या कराया, उसने कराई वोटिंग, ठीक है, इलेक्शन के टाइम पे। और जो वोटिंग हुई वो
यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पे हुई, ठीक है, जिसमें सारी वुमेंस भी थी, सारे मेल्स भी थे, सब ने मिलके वोटिंग करी वहाँ पे। अब ये जो रिपब्लिक था, ठीक है, या मतलब ये जो देश था, वो उसमें बताना चाह रहा है, ठीक है। अब जो वाइमार रिपब्लिक के बारे में बोल रहा है, रिपब्लिक से मतलब कि जो वाइमार रिपब्लिक था उसको उसके खुद के ही जो लोग थे ना वो ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे थे, ठीक है। क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि लोगों के दिमाग में बैठ गया था कि भाई यही लोग जो हैं यहाँ पे, अच्छा हाँ एक बात और याद रखना कि ये जो जर्मन पार्लियामेंट था राइक्सटैग, उसमें जब वोटिंग हुई तो उसके बाद बेसिकली वाइमार रिपब्लिक करके एक पार्टी बनी थी और वो ही पावर में आई थी। तो जो लोग थे वो पसंद नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्हें लगता था कि भाई जो हमारे साथ अभी हार हुई है, या जो हार के बाद जितने भी टर्म्स थे, हारने के बाद जो हमारे पास फाइन लगाए गए हैं, उन सब के पीछे वाइमार रिपब्लिक है, ऐसा ये लोग मानते थे, ठीक है। ऐसा क्यों मानते थे अभी आपको पता चलेगा ना, तो आपको पता चलेगा कितने हैवी फाइन उसमें इम्पोज करे थे। अब वो ये बता रहे हैं कि देखो जब जर्मनी हारा ना तो बेसिकली वाइमार रिपब्लिक वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। रिस्पॉन्सिबल कौन था? राजा था। अब हुआ क्या, राजा तो चला गया, अब उसके जितने हरकतें थी या जो उसकी कमियां खामियां थी वो भर कौन रहा था? जो नई वाइमार रिपब्लिक आई थी, ठीक है। अब जो वाइमार रिपब्लिक थी ना बेसिकली वो इन चीज़ों पे काम कर रही थी या उसको वो साइन करना पड़ा, ठीक है। तो लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि भाई अगर साइन ये करके आया तो हमारे हारने हमारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल वाइमार रिपब्लिक है। अब क्यों प्रॉब्लम क्या है कि देखो जब लड़ाई हुई थी उसके बाद एक पीस ट्रीटी साइन हुई थी। जो पीस ट्रीटी थी वर्सलाइज नाम की जगह है, जितनी भी अलाइड पावर्स थी उनके साथ बोला इसको पीस जाता है, लेकिन इसमें कुछ भी पीस जैसा नहीं था, ठीक है। बहुत ही हार्श और ह्यूमिलेटिंग था ये। इसमें हुआ क्या था, जो जर्मनी था, अब इसको ये जो पार्ट है ना आपका यहाँ से यहाँ तक का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब 99% इनसे क्वेश्चन आ जाता है। तो कीप इन माइंड कि आपको ये याद करना है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या क्या चीज़ें जर्मनी ने खोई थी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ था, जितनी उसके ओवरसीज़ कॉलोनीज थी, ओवरसीज़ कॉलोनी समझ रहे हो कि मतलब जितने और देशों को जो कब्जा कर रखा था जर्मनी ने, वो सब उसको छोड़ना पड़ा, जो कि कितनी थी, उसकी पॉपुलेशन का 10% था, ठीक है। अपनी टेरिटरी का 13% उसको छोड़ना पड़ा, अलाइज पावर को देना पड़ा। मतलब ये छोड़ने से मतलब है कि अलाइज पावर को दे रहा हो ये सब। 75% ऑफ आयरन और 26% ऑफ कोल जो था वो फ्रांस को, पोलैंड को, डेनमार्क को, लिथुआनिया को, इन सबको उसे देना पड़ा, ठीक है। जो अलाइड पावर थी उसने बोला कि बहुत सारे एरियाज से डीमिलिटराइज करा दिया जर्मनी को। डीमिलिटराइज मतलब कि उसने बहुत सारे एरियाज बोलती कि यहाँ पे आपकी मिलिट्री रहेगी ही नहीं, ठीक है। तो देखो अब आपका देश है, हमारे देश में क्या होता है कि हमारे में अगर मिलिट्री होती है तो हमारे पास एक लड़ाई, हमें पता है कि भाई बॉर्डर पे मिलिट्री है हर वक्त, वो लड़ाई कर रही है, हम लोग सेफ हैं। बट अगर आपके बॉर्डर पे मिलिट्री हो ही नहीं तो क्या होगा? तो ऐसे ही केसेस में डर बनता है क्योंकि बाहर के देशों के लिए ईजी हो जाता है आपके देश पे घुसना। अब सेम वही रीज़न है यहाँ पे, ठीक है। वो ये बता रहा है कि इसकी वजह से उसकी पावर बहुत ज़्यादा वीकन हो चुकी थी। और जो वॉर गिल्टी थे, इसमें क्या हुआ, उन्होंने ये बोला कि जो जर्मनी है वही रिस्पॉन्सिबल था जितना हमारा डैमेज हुआ है। अलाइड पावर ने बोला हमारा जितना नुकसान हुआ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ जर्मनी है, हमारे सारे रिसोर्सेज इसकी वजह से ख़त्म हो गए, और क्योंकि यही चाहता था लड़ाई करना इसलिए हुआ है हमारे साथ ऐसा। उन्होंने ये चीज़ें जर्मनी के लिए बोली। तो अब क्या हुआ, इसकी वजह से जर्मनी को 6 बिलियन यूरोज़ का उसे पे करने को बोला गया, ठीक है। अब इतना बड़ा अमाउंट था, अगर आप कंपैरेटिवली उस टाइम के अकॉर्डिंग सोचो ना तो ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है। आज भी 6 बिलियन बहुत होते हैं, तो आप सोचो 1914 के आसपास कितना ज़्यादा होगा, 1918 1940 के आसपास, ठीक है। अब क्या हुआ था, अलाइड पावर ने अब एक एरिया था जर्मनी का, यहाँ आप देख सकते हो रिनलैंड करके, ठीक है। ये जो एरिया है ना रिनलैंड का, ये काफ़ी अच्छा एरिया और यहाँ पे काफ़ी सारे रिसोर्सेज होते हैं, मतलब काफ़ी सारे ऐसे एरियाज़ हैं। ये एरिया मतलब ऐसा है जिसमें इतने अच्छे रिसोर्सेज हैं कि पूरा जर्मनी उससे फ़ायदा उठाता है। तो ये पूरा एरिया जो था रिनलैंड वाला, ये भी उसको देना पड़ा अलाइड पावर्स को। और जो अब आप सोचोगे ये लड़ाई ख़त्म हुई थी 1918, ये 1918 के आसपास ही हमारा अलाइज जो थे वो ट्रीटी कर रहे थे साइन, और
ये उन्होंने बोला था कि हम जो है 1920 तक रखें, मतलब फॉर 2 years अब ये जितनी भी अलाइड पावर्स हैं उनका हक रहेगा इस पर, ठीक है। अब वो ये बता रहा है जो जर्मन, अब उन लोगों को ये लगने लगा कि भाई ट्रीटी पे साइन तो जो था वो वाइमार रिपब्लिक के बंदे करके आए थे। अब हुआ क्या था देखो, उन्होंने जो साइन करा उसका रीज़न क्या था कि जो लड़ाई करी थी राजा ने, राजा तो चला गया अब, लेकिन उसकी वजह से हमें कहीं तो आगे बढ़ना है। अब पीस ट्रीटी के लिए जब पूरा आपको देश बुला रहा होता है तो आप गए, अब जाके आपके साथ ऐसा हुआ तो आपको फोर्सफुली उसमें साइन करना पड़ा, तो आप अपनी वजह से नहीं करके आए हो, आप पुरानी चीज़ों की वजह से करके आए हो, ठीक है। तो यही सेम सीन हुआ था यहाँ पे इसके साथ, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, जो जर्मन्स थे इसलिए वो थोड़ा कम पसंद करते थे वाइमार रिपब्लिक को, ठीक है। अब इफ़ेक्ट ऑफ वॉर बताते हैं। अब जो लड़ाई हुई, पहले लड़ाई हो गई ना, अब ये जितनी हुई, अब इसका इफ़ेक्ट क्या रहा, इसका बहुत ही डिवास्टेटिंग इफ़ेक्ट रहा, बहुत ही ख़राब रहा। क्यों रहा, क्योंकि जो पूरा कॉन्टिनेंट था वो फाइनेंशियली और साइकोलॉजिकली अब ख़त्म हो चुका था। मतलब जो पूरा जर्मनी था वो बहुत बुरी हालत में आ चुका था, नॉट ओनली जर्मनी लेकिन पूरा यूरोपियन कंट्रीज सारी, जितना कॉन्टिनेंट था सबके साथ ये हुआ, ठीक है। और जो पूरा यूरोप था, जो पहले वो कहीं ना कहीं पैसे दिया करता था, लोगों को कर्जा दिया करता था, अब उसे कर्जा लेना पड़ रहा है। फ्रॉम क्रेडिटर यूरोप टर्न्ड इनटू अ डेटर। डेटर्स का मतलब होता है जो कर्जा ले रहा है, ठीक है, इस सिचुएशन में आ गया। अब ये बता रहे जो अब इन्फेंट वाइमार रिपब्लिक मीन्स जो अभी नई नई ताजी ताजी तो बनी थी, अब इसमें क्या हुआ, वॉज बीइंग मेड टू पे फॉर द सिंस ऑफ द ओल्ड एम्पायर। ऑब्वियसली भाई लड़ाई तो पुराने राजा ने करी थी तो उसी की चीज़ों को वो पे कर रहा था बैठ के। जो रिपब्लिक था उसमें वो क्या कर रहा था, जो पूरा वॉर में जो भी गिल्टी जर्मनी को बोला गया कि भाई तुम ही गिल्टी हो, उसके बर्डन को अब वो उठा रहा था। बर्डन मीन सब लोग कह रहे थे भाई इसी की वजह से हुआ है, ये साइन करके आया था तो हमें पसंद नहीं। अब क्या था, पूरी नेशनल ह्यूमिलेशन उसके साथ चले, मतलब लोग ऑब्वियसली उसका मजाक उठाते थे। अब जितने लोग थे, मतलब ये अब इसमें हो क्या रहा था ना कि इतना सारा कंपनसेशन था वो भी वाइमार रिपब्लिक को ही पे करना पड़ रहा था। और जो वाइमार रिपब्लिक को सपोर्ट कर रहे थे, जो कि बेसिकली कौन थे, कैथलिक्स थे, डेमोक्रेट्स थे, सोशलिस्ट थे, वो जो कंजर्वेटिव्स लोग होते हैं ना उनके बहुत ज़्यादा टारगेट बन गए और वो लोग इनको नवंबर क्रिमिनल्स बोलने लगे। तो कीप इन माइंड, कभी कभार आ जाता है एक मार्क्स का क्वेश्चन में कि नवंबर क्रिमिनल्स क्या होता है, तो यू हैव टू मेंशन इट कि दोज हु सपोर्ट वाइमार रिपब्लिक, socialist, Catholic and Democrats, they become the easy target of the conservative nationalist circles and they were mockingly called November criminal, okay। अब इसमें हुआ क्या, अब जो ये जो माइंडसेट था लोगों का ना, इसमें बहुत बुरा इम्पैक्ट करा। और जो पूरी पॉलिटिक्स थी ना वो पूरी आगे आने वाले मतलब 1930s तक के लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इस पे इन चीज़ों का रहा है। ये पूरी ट्रीटी वगैरह का ये आगे चल के आपको पता चल जाएगा। अब ये बता रहे हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ा यूरोपियन सोसाइटी पे, ऑब्वियसली छोड़ा भाई, पैसे ही नहीं बचे तो होता ही क्या अब, है ना। और जो सोल्जर्स थे, अब क्या होने लगा, अब ये लोगों को बताने लगे सब लोग कि भाई देखो सोल्जर्स बहुत अच्छे हैं, कितनी अच्छी लाइफ जीते हैं और उनकी वैल्यू तो सिविलियन से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब हुआ क्या, जो पॉलिटिशियंस थे या जो पब्लिसिस्ट थे वो लोग क्या करने लगे, वो सब लोग अब लोगों को ये बोलने लगे भाई आप जो मेंस के लिए स्पेशली बोलने लगे कि आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, हम इतनी चीज़ें हार चुके हैं तो आपको अब इमोशनल होने का आपका टाइम नहीं है, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होना है, आपको प्रॉपर मस्कुलाइन तरीके से रहना है, ठीक है। यू डोंट नीड ट्राई टू बी वेरी सॉफ्ट, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग और हार्श बनना है क्योंकि आगे आने वाले टाइम के लिए आपको अपने आप को तैयार करना है। दैट वॉट अ मैन इज़, उन्होंने ये बोला, ठीक है। साथ ही साथ जो मीडिया थी ना अब वो भी क्या करने लगी, जो बहुत अच्छे से दिखाने लगी भाई देखो सोल्जर की लाइफ तो कितनी बढ़िया होती है, ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं जो सोल्जर लाइफ जी रहे हैं तो हमें इनको फॉलो करना चाहिए। तो ये चीज़ें मीडिया भी शो करने लगी। लेकिन हुआ क्या, जो रियलिटी थी वो ये थी कि उनकी बहुत ख़राब लाइफ थी। मतलब उनके दोस्त कभी भी मर रहे हैं, कभी भी उन पर बॉम्ब अटैक हो रहे हैं, चूहे जो है मरी हुई लाशों को खा रहे हैं, ठीक है। वो हर वक्त जो है टेंट्स में रह रहे हैं हर मौसम में, ठीक है। उन्हें पॉइजनस गैसेस जो एनिमीज़ छोड़ते रहते हैं वो उन्हें फेस करना पड़ता है,
ठीक है। और उनको ये लिखने लगा कि बार बार दिखता था कि भाई हमारी ज़रा सी गलती पे हमें नीचे वाली रैंक पे भेज देता, मतलब हमारा प्रमोशन की बजाय डिमोशन हो जाता है। तो ये चीज़ें एक सोल्जर एक्चुअल में फेस कर रहा था उस टाइम पे। साथ ही साथ क्या हुआ, एग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा एंड द नेशनल ऑनर ऑक्यूपाइड द सेंटर स्टेज इन द पब्लिक स्फीयर। अब हुआ क्या, देखो यही जो अब ये वॉर प्रोपेगेंडास चलने लगे वहाँ पे, ठीक है, अब ये लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा फैल गए। अब जितने भी कंजर्वेटिव थे, ठीक है, जो कि अब ये लोग अपोज कर रहे थे वाइमार रिपब्लिक का ऑब्वियसली, तो इन लोगों ने अपनी अलग अलग एक्टिविटीज़ करनी शुरू करी। तो इसमें क्या हुआ, वो ये बताने लगे कि भाई जो कंजर्वेटिव्स थे, ये उनकी बात चल रही है, जो वो थे वो रिसेंटली ये बनाने लगे, काफ़ी ज़्यादा उनका नाम होने लगा देश में, और वो कहने लगे कि देखो वाइमार रिपब्लिक बेकार है। डेमोक्रेसी जो थी अभी तो आई ही थी, क्योंकि अभी 1918 में ही तो ये लोग हारे थे, तभी तो राजा गया था, और अभी से ये चीज़ें शुरू हो गई। तो बहुत ख़राब सिचुएशन थी, मतलब डेमोक्रेसी के आते ही बहुत ख़राब सिचुएशंस होने लगी जर्मनी के अंदर, ठीक है। और लोगों को जो पूरे यूरोप को ये लगने लगा कि यहाँ पे डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी आने वाले टाइम में, ठीक है। तो ये हुआ। अब यहाँ पे जो हमारा पॉलिटिकल रेडिकलिज्म है या इकोनॉमिक क्राइसिस है, इन चीज़ों को और हमें पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ से लेके ईयर ऑफ डिप्रेशन तक अब ये वाला पूरा पार्ट हमारा नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक है। अभी जहाँ तक आज पढ़ा है आप उसको रिवाइज करना, आगे आने वाले वीडियोस में हम इसको कवर अप कर लेंगे, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड हैव एन वेरी नाइस डे।